नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 10 मई और आपके लिए एक नई वीडियो। आज समीक्षा करेंगे देश के दूसरी सबसे बड़ी पीएसयू बैंक पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, पीएनबी के बारे में। विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो बात कर रहे थे एक ऐसे बैंक की जो देश की सबसे पुरानी बैंक है, जो पहले प्राइवेट हुआ करती थी, जिसे बाद में अन्य कई बैंकों के साथ नेशनलाइज किया गया था। इसकी ओवरव्यू और फाइनेंशियल इत्यादि को पहले देख लेते हैं, फिर इसकी रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसकी ओवरव्यू को देख लें। इसने एक दिन में जो रिटर्न दिया है 1.68% का निगेटिव रिटर्न, एक वीक में अगर इसने रिटर्न दिया है तो 5.50 का निगेटिव रिटर्न, और एक महीने में रिटर्न दिया है तो 7% का निगेटिव रिटर्न, और एक साल में रिटर्न दिया है तो 66.10% का निगेटिव रिटर्न। अगर 5 साल की बात करूं तो 5 साल में 80.41% का निगेटिव रिटर्न, मतलब पैसे लगभग आपके खत्म हो गए, जीरो हो गए। इसके प्राइस के फोरकास्ट को अगर देख लें तो इसकी प्राइस की फोरकास्ट कहती है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप का जो फोरकास्ट आता है, फिर मीडियम की भी बात करेंगे, तो आप क्लियर यहाँ देख सकते हैं कि जो लोएस्ट फोरकास्ट होगा वो कह रहा है कि आपको 41% और यहाँ से नीचे जा सकता है, और इसकी प्राइस 17 रुपये तक भी हो सकती है। और इसका हायर जो कह रहा है कि अगर इसका हायर लेवल की बात करें तो हायर लेवल कह रहा है कि यहाँ से ये 210 रुपये तक जा सकती है, और इसमें 619% का डेवलपमेंट हो सकता है। और दोनों के मीडियम की बात करें जो वाजिब सा लगता है, तो वो कह रहा है कि 48.50 तक इसकी प्राइस जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसके प्राइस के फोरकास्ट की स्थिति। अब इसके रेवेन्यू की फोरकास्ट की स्थिति को देख लें। 2019 में आप देखेंगे कि यहाँ पे -29.68 का इसमें अर्निंग पर शेयर रहा है, मतलब अर्निंग पर शेयर निगेटिव में रहा है। लेकिन यहाँ फोरकास्टर कह रहे हैं कि कम से कम 0.83 प्लस में इसकी अर्निंग पर शेयर हो सकती है, और हायर साइड भी लगभग वही है। मतलब आने वाले दिनों में इसके प्रॉफिट की पोजीशन बढ़ेगी और इसके नुकसान का पोजीशन खत्म होगा। जो अर्निंग पर शेयर जो इसके निगेटिव होते थे, अब वैसी स्थिति नहीं रहने की उम्मीद है। तो इनके पीयर्स की क्या स्थिति है वो देख लें। तो इनके पीयर्स की स्थिति ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 44.12% का निगेटिव रिटर्न दिया है पूरे एक साल में। और एक और बैंक देख लें तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है लगभग 45% का निगेटिव रिटर्न, और यूको बैंक ने 32% के निगेटिव रिटर्न। तो ओवरऑल जो कोरोना का वैश्विक संकट है, उस वजह से ऑलमोस्ट चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हों या पब्लिक सेक्टर के बैंक हों, लगभग सभी बैंकों ने ही लॉस किया है और सभी बैंकों के शेयर प्राइस निगेटिव ग्रोथ किए हैं। तो वो स्थिति पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी दिख रही है। इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की स्थिति देखें तो फाइनेंशियल ट्रेंड में इसके जो रेवेन्यू हैं वो लगातार ग्रोथ किए हैं, लेकिन इसके प्रॉफिट हैफेजड रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में एक साल ही प्रॉफिट हुआ है, 3 साल लॉस ही बुक किया है। अब अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 83.19% का अपना शेयर रखे हुए है, जो लगातार इसमें अपने शेयर को बढ़ाया है। पिछले साल मार्च में 75% जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें शेयर थी, वो अब आके 83% तक हो गई है। और म्यूचुअल फंड 2.26 हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 7.82 हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स 2.17 है, और अदर हमारे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो 6.80 हैं। तो इसमें अब एक देख लेते हैं कि बढ़ाया किसने। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर बढ़ाया है अपना, वो अदर पार्टीज हमारे आपके जैसे लोगों ने ही बढ़ाया है, जो 6% से 6.80 तक गया है। क्योंकि सितंबर के बाद इसमें बिकवाली भी बहुत ज़बरदस्त की थी रिटेल इन्वेस्टर ने, लेकिन फिर धीरे धीरे चूंकि अब बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, तो लोग यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं और लोग अपने बाइंग प्राइस को एवरेज कर रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने लगातार अपनी हिस्सेदारी बेची है। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने भी लगातार अपनी हिस्सेदारी बेची है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग रखने वाले हैं उन्होंने भी लगातार इसमें अपना माल बेचा है। अब इस शेयर की अगर क्वालिटी की बात करें, यह अपने प्राइस वैल्यू पर मिल रहा है। तो फ्रेंड, इसके एक बार प्राइस मूवमेंट को देख लेते हैं इसके चार्ट पर। पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने जो
ओपनिंग करी थी वो 29.85 की और हाई था 30 रुपये 20 पैसे का और लो बनाया 29 रुपये 5 पैसे का। अब इसको एक बार 1 मंथ के अगर चार्ट पे देखें तो बहुत सारी बातें स्पष्ट होगी और आगे की रणनीति बनाने में सहूलियत होगी। तो आप देख रहे हैं कि इस शेयर की प्राइस पिछले 2003 के रेट में, जो मई महीना था 2003 में, वहाँ पर ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा था जब ये 29 रुपये 28 रुपये और 30 रुपये के आसपास हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं कि आज से 17 साल पुराने रेट पर ये आपको मिल रहा है। इसके बाद इसने 2010 में जो हाई बनाई थी वो हाई थी 279.98, मतलब 280 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि 280 रुपये की हाई और 28 रुपये में आज लगभग 10वां हिस्सा पे मिल रहा है। तो जिन लोगों ने भी ऊपरी लेवल पे इसमें अगर लंबे समय तक के लिए निवेश किया होगा उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें जो नए निवेशक हैं उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो आप देख रहे हैं कि जो शेयर आपको मिल रहा था 280 रुपये में, वो शेयर मिल रहा है अगर 28 रुपये में, तो लगभग 10वें हिस्से पर आपको ये शेयर मिल रहा है। 1/10 प्राइस देनी पड़ रही है। तो जिन लोगों ने हाई रेंज में इसमें निवेश किया है उनके लिए बाद में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने लोअर लेवल में 100 रुपये 80 रुपये 70 रुपये तक निवेश किया है वो इसमें क्या कर सकते हैं, या जो नए निवेशक हैं वो क्या कर सकते हैं, इस बैंक में क्या फ्यूचर रहेगा, उसके ऊपर ये सारी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले NSE के ऊपर जाके इसके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह है उसको देख लें तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी वॉल्यूम 1,43,58,405 शेयर की टोटल ट्रेडिंग होती है, लेकिन 24,71,657 शेयर की ही डिलीवरी होती है। 17.21% की एक कमज़ोर सी डिलीवरी है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हमारी रणनीति क्या हो? तो हमारी रणनीति ये हो सकती है कि आपने देखा कि जब ये 17 साल पुराने रेट पे जा चुका है तो पंजाब नेशनल बैंक है ओवरऑल देश का दूसरा PSU दिग्गज बैंक। क्यों? क्योंकि सारी बैंकों में ही लॉस चल रहा है। SDFC जब कम प्रॉफिट बुक कर रही है, लॉस बुक कर रही है, ICICI जब लॉस बुक कर रही है, प्रॉफिट कम बुक कर रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी सेम पोजीशन है, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे बैंकों की जब एक स्थिति है, और उससे भी बड़ी बात है कि इसका 28 और 29 रुपये पर मिलना। क्यों? क्योंकि ये जीरो तो हो नहीं जाएगा। इतनी बड़ी लार्ज कैप बैंक है, सरकार की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट टिके हुए हैं। अगर इसके प्रोजेक्ट के वैल्यूएशन और इसके और सारे कारोबार का वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन निकल के आएगा। तो अब इसमें समय आया है एक्चुअल निवेश करने का। अब इस लेवल से लेकर के ये नीचे जहाँ तक भी जाए, एक बार 2003 में ये 12-14 रुपये तक भी आया था, जब 28 रुपये से लेके और 15 रुपये के बीच में अगर इसमें कोई निवेश कर लेता है तो ये बैंक IDFC बैंक से तो ज़रूर अच्छा है, ये बैंक फेडरल बैंक से तो ज़रूर अच्छा है, ये बैंक अन्य किसी छोटे मोटे प्राइवेट और AU स्मॉल बैंक और जितने भी प्राइवेट बैंक छोटे मोटे बैंक है, बंधन बैंक, इन सारे बैंकों से बड़ा बैंक है। तो इन सारे बैंकों से अगर बड़ा बैंक है और आपको इतनी सस्ते प्राइस पर मिल रही है तो इसमें निवेश अवश्य करना चाहिए, लेकिन आपका नज़रिया 2 साल 4 साल और 5 साल का होना चाहिए। जो बैंक इतनी बड़ी बैंक है वो अब 28, 29 और 20 रुपये से कम फ्री में तो इसके शेयर्स मिलेंगे नहीं। फिर भी आप निवेश से पहले इस पर रिसर्च अवश्य करें। आप निवेश से पहले इसमें एक बार सोच विचार लें, क्योंकि इसका मुनाफा भी आपको होना है, इसका नुकसान भी आपको होना है। लेकिन मेरे नज़रिए से ये सबसे वैल्यू प्राइस पे मिल रहा है, तो इसमें आप अपना निवेश कर सकते हैं, मेरा यही मानना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।